वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज एक नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, या ये कह लूँ कि एक नया यूनिट मान लो इसको। हम फैमिली सोशल इवल्स, जो हमारे क्लोथ्स एंड हैबिटेट ख़त्म कर चुके हैं, यानी हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप उस पार्ट को कम समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि ये तो आसान पार्ट है, इसको छोड़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द हायर पार्ट, तो ऐसा नहीं है। ईवीएस का सिलेबस कुछ जान के बनाया गया है, तो सारे टॉपिक मैटर करते हैं, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन टॉपिक को पढ़िएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिला हुआ है आपको, उस लिंक को जाइए, खोलिए, देखिए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, फीडबैक बताइए अपना कि आपको कैसा लगा पढ़ने में, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कमी है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसमें बताइए। आज मैं जो नया टॉपिक लेके आया हूँ, इस टॉपिक का, ये इस पूरी यूनिट की जो वीडियोज़ होंगी वो कम से कम 4 वीडियो बनेंगी। 3 में भी काम हो सकता है, बट 4 वीडियो मैक्सिमम बनेंगी। लेकिन ये चारों की चारों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम तोड़ तोड़ के चलेंगे, मतलब डिवाइड करते हुए चलेंगे टॉपिक को। ये नहीं कि एक ही में सारी चीज़ें मिक्स करके पढ़ा दिया, मछली बाजार बना दिया, ऐसा नहीं करने वाले। जैसे पहले करते आए हैं, टॉपिक वाइज थोड़ा 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 करके तोड़ के पढ़ाया है, वैसे आज भी पढ़ाएंगे। आज कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, कल कुछ, और ये यूनिट भी ख़त्म करवाएंगे। और मैं आज फिर बोलता हूँ कि सिलेबस आपका पेपर से पहले ख़त्म हो जाएगा और रिवीजन भी होगा। बोला है तो पक्का होगा। अच्छे स्लाइड बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप जो पेशेंस बना के रख रहे हैं उसके लिए थैंक्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बैक टू द टॉपिक, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये जो टॉपिक है आपके ईवीएस के सिलेबस में मेंशन्ड है, तो देख लेना। व्यवसाय यूनिट जो है वो व्यवसाय है, यानी आपका जो रोज़गार वगैरह होता है वो व्यवसाय, ठीक है। प्रोफेशंस, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोफेशंस ऑफ आवर सराउंडिंग। ये ऐसे आपके सिलेबस में दिया है, प्रोफेशन ऑफ आवर सराउंडिंग, स्टिचिंग, क्लोथ्स, गार्डनिंग, फार्मिंग, एनिमल रेयरिंग, वेजिटेबल वेंडर। इसमें से मैंने जो 3 हाईलाइटेड किए हैं, स्टिचिंग, क्लोथ्स और मतलब कपड़े सिलाई, गार्डनिंग यानी बागवानी, और फार्मिंग यानी कृषि, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। दो ये फार्मिंग और गार्डनिंग था, इंपॉर्टेंट था, काफ़ी बड़ा इसने टाइम ले लिया, तो मैंने ज़्यादा वीडियो में होच ना हो जाए, इसलिए मैंने एनिमल रेलिंग यानी पशुपालन और वेजिटेबल वेंडर, तो खैर इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना है ही, तो वेजिटेबल वेंडर को हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। ये एनिमल रेलिंग के नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाएंगे, और उसी के साथ लघु और कुटीर उद्योग जो है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी इसी में डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना इसका, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कपड़े सिलना, बागवानी और कृषि कार्य, ये तीनों ही पढ़ने वाले हैं, यानी स्टिचिंग, क्लोथ्स, गार्डनिंग और फार्मिंग। ये तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट रहेंगे तीनों। और तीनों ये मत समझ लेना कि सिलाई क्या होता है, इसमें भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस बने रहना हमारे साथ, ठीक है। स्टिचिंग, क्लोथ्स, कपड़े सिलना। दर्जी को देख रहे हो, कपड़े सिलने का काम दर्जी का ही होता है। दर्जी के पास जब भी हमारे कपड़े फट जाते हैं, जब भी हमें नए से कपड़े सिलाने होते हैं, तो हम सीधा वी मूव ऑन टू द दर्जी या फिर टेलर की तरफ हम मूव करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके पास ये स्किल है कपड़े वगैरह सिलने की, ठीक है। दर्जी हमारा कपड़े सिलने का काम करता है। अब कपड़े सिलाई क्या होती है? कपड़ा, चमड़ा, फर, बार्क या किसी अन्य लचीली वस्तु यानी फ्लेक्सिबल मटेरियल को आपस में सुई धागे की सहायता से बांधना स्टिचिंग कहलाता है। जब हम सुई धागे की सहायता से दो कपड़ों को जोड़कर कपड़ों को जोड़कर एक नया कपड़ा बना देते हैं जो हम पहनते हैं, तो उसको स्टिचिंग कहते हैं, सिलाई कहते हैं। सिलाई भी कई प्रकार की होती है। सिलाई एक कपड़े सिलाई होती है, एक आपका टाके होते हैं बहुत टाइप के, और कपड़ों को सिलने के बाद भी कपड़े फट जाते हैं तो उसकी मरम्मत भी सिलाई में ही आती है, ठीक है। तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, ईजी सा है, लेकिन जो आने वाले 2 टॉपिक है वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। अब देखो, टूल्स बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं सिलाई में, और इनमें से काफ़ी टूलों के बारे में अगर आप लोग अपने लाइफ में कभी भी कपड़े सिलवाने गए हो, आई एम श्योर कि लड़कियां तो ज़रूर सिलवाने गए होंगे कपड़े, लड़कों का पता नहीं, बट अगर आप भी अपने लिए फॉर्मल सिलवाने गए हैं तो आपने ये सारी चीज़ें, टेलर आपका इससे माप लेता है, फिर इससे मार्क कर देता है आपके कपड़े में, ठीक है। पिन पिन कुशन, थ्रेड्स और टेलर्स चौक आपने देखी होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चौक होती है, टेलर्स चौक। ये सारे टूल्स हैं, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। इन टूल्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ टूल्स के नाम थोड़े अटपट हैं तो उसको जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलाई के औजार और जो स्टिचिंग टूल्स एंड एक्सेसरीज, मतलब जो सिलाई के औजार हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या क्या सिलाई के औजार हैं अपने? निडल, सुई। सुई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सुई नहीं होगी तो सिलाई कैसे होगी? चाहे कपड़े की मशीन हो, चाहे आपका हाथ हो।
मैं एक बात बता दूं, जब हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, जब हमारे जो मानव होमोनिड होमोनॉइड, मैं काफ़ी पुरानी हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, जब मानव का विकास हुआ था तो उस समय भी जब सुई का आविष्कार हुआ था तो काफ़ी सारे बदलाव आने लग गए थे। उन्होंने कपड़ों को सिलना शुरू कर दिया था अपने लिए। ठीक है, तो सुई कैसी दिखती है सबको पता है, मैंने फिर भी इमेज लगाई है ताकि क्लास अट्रैक्टिव लगे। सुई इस तरीके की दिखाई देती है, डिफरेंट साइज और डिफरेंट काइंड की सुई होती है। थोड़े मोटे कपड़े के लिए बड़ी सुई होती है और पतली सिलाई के लिए, बारीक सिलाई के लिए छोटी सुई होती है। आप बड़ी सॉरी आप बड़ी सुई से छोटी बारीक सिलाई का काम नहीं कर सकते। इसके बाद जो आता है वो है कैंची यानी सीजर। जो सीजर होती है ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ सीजर होती है। देखो हमारी जो स्टेशनरी में अलग टाइप की सीजर होती है, लेकिन टेलरिंग में अलग अलग टाइप की सीजर होती है। ये देखिए होगी आपने कभी, पीछे जो गोल्डन कलर का या ब्राउन कलर का लोहे का वो होता है, ये सीजर आपने हर जगह टेलर के पास ज़रूर देखी होगी। इससे कपड़ा बहुत तेज़ी से कटता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना इंची टेप या इंच टेप, मेजरमेंट टेप कहते हैं इसको। इंच टेप या इंची जो अपनी देसी भाषा में इसको इंची टेप कहते हैं। इंची टेप से हमारी कमर वमर नापी जाती है, छाती चेस्ट बाजू कितनी बाजू होनी चाहिए, ये बहुत हेल्प करता है। अगर ये इंची टेप ना हो या इंच टेप मेजरमेंट टेप ना हो तो आपका कपड़ा अच्छे से नहीं सिलेगा, क्योंकि आपको एक साइज़ परफेक्ट साइज़ का कपड़ा चाहिए। सोचो एक पतला आदमी है, उसको बिल्कुल ढीला डाला साइज़ का कपड़ा दे दिया, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, तो सबके लिए एक मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए मेजरमेंट टेप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरीके का दिखाई देता है, कौन नहीं जानता है इसको। टेलर लोग ज़्यादातर इस कपड़े वाले मेजरमेंट टेप को यूज़ करते हैं। एक प्लास्टिक वाला भी मेजरमेंट टेप होता है, स्टील वाला भी थोड़ा प्लास्टिक टाइप का होता है, वो अलग होता है, उसको इसमें कम यूज़ किया जाता है। मार्किंग व्हील, ये मार्किंग व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कपड़ों में अलग अलग टाइप की मार्किंग देने के लिए मार्किंग व्हील का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ मार्किंग देने के लिए भाई, कभी कपड़ों में अलग अलग तरह की मार्किंग देने के लिए मार्किंग व्हील होता है ये। ठीक है, ये इस तरीके का दिखाई देता है, वुडन हैंडल होता है इसके ऊपर। इससे अलग अलग टाइप का मार्क दिया जाता है कपड़ों में, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से। ये टेलर लोग देते हैं। वैसे आज हम भी दर्जी बन जाएंगे एक तरीके से इसको पढ़ के। ठीक है, थ्रेड, धागा, धागे के बिना कपड़ा नहीं सिलाया जा सकता। धागे को जोड़कर एक कपड़ा बनाया जाता है, तो धागा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, धागे बहुत सारे थ्रेड देखे होंगे आप भी अपने हाथ से, जब भी इमरजेंसी में सिलाई करते होगे। आजकल तो मॉडर्न फैशन आ गया है, बट कि लोग फटे हुए कपड़े भी पहन लेते हैं बिकॉज इट्स अ फैशन। बट पहले के टाइम में क्या होता था, थोड़ा सा भी फटने पर उसको लोग अपने हाथों से सिलाई करना शुरू कर देते थे और टेलर के पास भी चले जाते थे फिटिंग वगैरह कराने के लिए। तो वो मैचिंग वाले धागे से होता था। सोचो अगर वाइट कलर के शर्ट पे कोई बटन टूट गया या कहीं से फट गया, आप उसको रेड कलर के धागे से फिटिंग कराओगे तो कितना बुरा और अजीब लगेगा। तो एक हर टाइप का धागा हर कपड़े के लिए सूटेबल अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, टेलर्स चौक, टेलर्स चौक का सिंपल बात है, यूज़ कहाँ होता है। टेलर्स चौक का यूज़ वहाँ होता है जब कपड़ों पे मार्किंग वगैरह करनी पड़ती है, कपड़ों पे हल्का हल्का निशान मारना पड़ता होता है। इसके अलावा निशान मारने के अलावा टेलर्स मार्कर भी होता है। आजकल चौक की जगह लोग मार्कर का भी यूज़ करते हैं। डार्क मार्कर होता है, कपड़ों पे चल जाता है वो, उससे भी मेजरमेंट लिख सकते हैं वहाँ पे। टेलर्स चौक में दिखा देता हूँ, इस तरीके का होता है ये। देखो डिफरेंट काइंड ऑफ चौक देखे हैं हमने सब ने, टेलर की दुकान पर अगर गए हो सारे तो पक्के देखें। ठीक है, सिलाई मशीन, सीविंग मशीन या स्टिचिंग मशीन। सिलाई मशीन देखो पुराने समय में वो हाथ से घुमाने वाली सिलाई मशीन होती थी और पैर से। अगर आप 90s के किड हो तो आपने ज़रूर देखी होगी सिलाई मशीन। बच्चे लोग उस पर पैर रख रख के खेलते थे। बड़ी वाली एक तो टेबल वाली होती थी सिलाई मशीन, एक छोटी वाली जो मम्मियाँ चलाती थी घुमा घुमा के। ठीक है, वो इस तरीके के देखने को मिलती है। इस पे हाथ घुमाना सबको पसंद था, मैं तो बहुत घुमाता था, मेरे को बड़ी आदत थी। इसकी सुई वाली जो निडल पार्ट है, इसके अंदर उंगली डाल के, इसमें सुई नहीं लगी होती थी, और ऐसे घुमाने की, और बड़ा मज़ा आता था करने में। ठीक है, तो ये सिलाई मशीन है, सबने देखी है। पिन कुशन, पिन कुशन को बनाया कैसे जाता है। पिन कुशन को ख़राब कपड़ों से मिक्स करके एक अच्छा डिज़ाइनर कुशन यानी कि तकिया बना दिया जाता है, और उसमें पिन्स को ठूसा जाता है या लगाया जाता है ताकि पिन्स खो ना जाए, मिसप्लेस ना हो जाए। देखो इस तरीके का डिज़ाइन बन जाता है, कोई भी डिज़ाइन बन सकता है। उसके ऊपर पिन खोस रखी है या ठूस रखी है या डाल रखी है, किस लिए, ताकि पिन मिसप्लेस ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद है प्रेस, आयरन। देखो कोई भी कपड़ा जब हम सिलवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो टेलर आयरनिंग भी करता है उसमें। सिलाई के बाद कपड़ों में वो सिलवटें ना रह जाए, इसलिए आयरन करना ज़रूरी होता है, ताकि कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे और ढंग के लगे देखने में। ठीक है, ये आयरन है। इसके बाद है कुछ टाइप के स्केल होते हैं। एक तो स्ट्रेट स्केल होता है, हम सब ने देखा है कि स्ट्रेट स्केल भी मेजरमेंट के काम आता है। इसके अलावा एक एल स्क्वायर जो स्केल है वो भी होता है। ये एल टाइप में स्क्वायरिकल पार्ट में काटने के लिए, रेक्टेंगुलर पार्ट में अच्छे से काटने के लिए, या कोने को बिल्कुल स्ट्रेट काटने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये हिप कर्व स्केल भी है, लेग कर्व स्केल है, आर्म कर्व स्केल है।
ये जो हिप कर्व स्केल है ये गोलाई में काटने में बहुत मदद करता है, ठीक है। आर्म कर्व स्केल है, हाथों की बाजुओं को काटने में मदद करता है, ठीक है। इस टाइप के ये सारे स्केल हैं, इनके बारे में मैंने लिखा नहीं है, मैंने इसको दिखाना ज़्यादा पसंद किया, ठीक है। ये बहुत सारी इस टाइप के स्केल होते हैं ये, और स्ट्रेट स्केल तो हम सब ने देखा है, लकड़ी का होता है येलो येलो कलर का उनके पास ज़्यादातर, बट ये लोहे का वगैरह का भी रखना पसंद करते हैं। तो ये थे सिलाई के कुछ औजार, बहुत इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, इनको याद रख लो कि ज़्यादा फ़ायदा। देखो छोड़ना कुछ नहीं है, अगर सिलेबस में दिया है तो पढ़ना ही है। अगर हम ये समझ के छोड़ दें कि भाई ये आसान टॉपिक है, तो नहीं, आसान चीज़ों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है किसी को भी। द वर्ल्ड टेलर डे अभी हाल ही में गया था, 28 फरवरी को वर्ल्ड टेलर डे था, ठीक है। ये विलियम एलाइस हाउ के जो अमेरिकन सिटीज़न थे, उन्होंने सिविंग मशीन यानी जो सिलाई की मशीन थी उसका इन्वेंशन किया था। उसके नाम पर, ये सर विलियम के नाम पर 28 फरवरी को वर्ल्ड टेलर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है, आ सकता है, मैंने इसलिए डाल दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गार्डनिंग। गार्डनिंग बहुत अच्छा एक, देखो हमने, हमारा टॉपिक है हमारे व्यवसाय, यानी हमारा जो व्यवसाय का मतलब होता है जो हमारे जितने भी काम हैं। अब जो भी काम है, जितने भी टाइप के काम हैं, वो अलग अलग टाइप के काम हर किसी से जुड़े हुए हैं, हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। जितने भी व्यवसाय हैं वो हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिलाई हो गया, टेलरिंग हो गया, या स्टिचिंग हो गया। सिलाई का काम भी हमारे आसपास टेलर करते हैं, छोटे लोग भी करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, सारे लोग करते हैं। छोटे लोग इन द सेंस छोटे लेवल पे भी होता है, बड़े लेवल पे भी होता है। आजकल बड़े लेवल पे कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन छोटे लेवल पे पहले सिलाई होती थी। आजकल कोई भी बंदा फॉर्मल सिलवाने की बजाय खरीदना ज़्यादा पसंद करता है, बट सिलाई वाले की भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो सिलाई भी हमारे समाज का एक व्यवसाय है, ठीक है। इसके अलावा गार्डनिंग, गार्डनिंग एक बहुत पॉपुलर व्यवसाय है, बहुत पॉपुलर काम है, प्रोफेशन है। गार्डनिंग एक बहुत पॉपुलर प्रोफेशन है, काम है। इससे भी बहुत से लोग अपना रोज़गार पाते हैं, तरह तरह के फल सब्जियां और फूल वगैरह उगा के। फूलों की गार्डनिंग बहुत लोग करके फूल बेचना पसंद करते हैं और पैसे कमाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फल फूल वगैरह भी बेचते हैं। गार्डनिंग में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने देखी, जब मैंने इस टॉपिक को डीप से पढ़ा तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। स्टार्टिंग में मैं समझता था गार्डनिंग का मतलब ये होता है कि गमले में पौधे वगैरह उगा देना, दैट्स इट। नहीं, जब मैंने गार्डनिंग के टॉपिक को डीप से पढ़ा, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है, तो मैंने जाना कि गार्डनिंग में बहुत सारी चीज़ें और है, तो मैंने वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड किए ताकि आपको भी पता चले। जितनी ज़्यादा नॉलेज पेपर में लेके जाएंगे उतना अच्छा है, कुछ भी छूटेगा तो दिक्कत अपने को होगी, ठीक है। गार्डनिंग आपने देखी होगी, ये जो है ना, ये ग्रीन कलर के होते हैं अक्सर। ये जो मैंने चित्र लगाए ऊपर जो पर्दे होते हैं, ये अक्सर ग्रीन कलर के होते हैं, जो पौधे को अच्छी रोशनी देते हैं फिल्टर करके। इसके अलावा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो ग्रीन हाउस ग्लास होता है वो ठंडे एरियाओं में ज़्यादा लगाया जाता है, जहाँ पे सूरज कम उगता है, तो वहाँ पे जितनी भी धूप आती है वो ग्रीन हाउस ग्लास के अंदर आ जाती है, जिससे पौधे उग जाते हैं, क्योंकि उनको सनलाइट भी चाहिए होती है। खैर, बागवानी जो होती है गार्डनिंग, वो इस तरीके की लगती है। बागवानी से क्वेश्चन भी आया हुआ है, लास्ट ईयर जब भी आया था, लास्ट एग्ज़ाम जो भी था उसमें बागवानी से ही एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बागवानी से क्वेश्चन आ चुका है। एक केचुए को पालने का कल्चर को क्या कहते हैं, उसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे, उससे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन तो इन टॉपिक से आए हुए हैं, तो ये मत समझना कि टॉपिक हल्के हैं, टॉपिक बहुत भारी हैं। गार्डनिंग इस टाइप की होती है। गार्डनिंग बेसिकली हम लगातार सीरीज़ में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के पौधे भी उगा सकते हैं ज़मीन पर, या फिर हम लोग गमलों में भी, गमले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मिट्टी के गमले, सीमेंट के गमले, लकड़ियों के भी गमले होते हैं, ठीक है। उन सब में भी हम लोग गार्डनिंग कर सकते हैं। तो गार्डनिंग के कई तरीके होते हैं करने के। कुछ लोग के पास मिट्टी वाली ज़मीन होती है तो वो मिट्टी में कर लेते हैं, लेकिन शहरों में मिट्टी वाली ज़मीन देखने को नहीं मिलती, तो लोग अपनी छतों पर गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ गमले लगाकर, ठीक है। तो ये गार्डनिंग की पिक्चर लगाई है मैंने, मेरे को बहुत पसंद है गार्डनिंग, ठीक है। गार्डनिंग बागवानी का उदय, या बागवानी या उद्यान, इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। हिंदी देख के घबरा मत जाना इंग्लिश वालों, दोनों के लिए कंटेंट लेके आता हूँ। पूरी कोशिश ये रहती है कि पूरे स्लाइड में हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर हो, ताकि दोनों ही खुश रहें। मैं चाहता हूँ सारे खुश रहें, ठीक है। गार्डनिंग, बागवानी या उद्यान विज्ञान या औद्यानिक या हार्टिकल्चर में, जो देखो गार्डनिंग को क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर याद रखना, जैसे एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन, वैसे ही हॉर्टिकल्चर होता है गार्डनिंग। गार्डनिंग को, ये जितने कल्चर है ना, इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में अच्छे से करेंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी होता है। इसमें क्या होता है, फल सब्जी पेड़ सुगंधित और मसाले वाले फसलें तथा फूल सभी का उगाना सम्मिलित है, यानी इसमें फल फूल मसाले वाली चीज़ें या फूल, अलग अलग टाइप के सुगंधित चीज़ों को उगाया जाता है। इन पादपों के उगाने की कला के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं आती हैं। जो ये स्किल होती है गार्डनिंग की, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है।
आप कोई भी बंदा मुंह उठा के गार्डनिंग नहीं कर सकता। गार्डनिंग के लिए एक प्रॉपर स्किल चाहिए होती है। अगर आपको गार्डनिंग करनी है तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितना पानी डालना है, कितने गैप के बाद एक नया पौधा लगाना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें का अंदाज़ा हमें होना चाहिए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Horticulture is the agriculture of plants mainly for food materials, comfort and beauty of decoration. ब्यूटी ऑफ डेकोरेशन एग्जैक्टली। जो गार्डनिंग होती है उसमें ब्यूटी जरूर देखने को मिलती है। नर्सरी में कभी जाके देखना, वहाँ पे गार्डनिंग हो रखी होती है, कितने अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से सजा के रख रखा होता है। हार्टिकल्चर्स अप्लाई नॉलेज। हार्टिकल्चर में नॉलेज होनी चाहिए, स्किल एंड टेक्नोलॉजीज टू ग्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्लांट। और हमें इंटेंसिवली, सॉरी इंडस्ट्रियल पढ़ ले, इंटेंसिवली जो प्लांट्स हमें ग्रो करने पड़ते हैं उसके लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए और टेक्निक होनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल का यूज़ करके भी हम अच्छी खासी बागवानी कर सकते हैं। आगे बहुत अच्छी अच्छी स्किल के बारे में बताया, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। The most important work in horticulture is to grow the plants of most desirable species. There are two method of growing it. देखो, गार्डनिंग का या बागवानी का सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप ही होता है कि आप बहुत तरह तरह के स्पीशीज के प्लांट्स या पौधे उगाएं, बहुत अलग अलग तरह के पौधे उगाएं। ठीक है, इन पौधों को उगाने का दो मेथड होता है। एक होता है सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन, लैंगिक तरीके से उगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम बीज वगैरह डालते हैं। अब पूरा प्रोसेस होता है, पहले बीज डालते हैं, बीज उगता है, छोटा पौधा बनता है, उसकी देखरेख करते हैं, थोड़ा बड़ा पौधा बनता है। लेकिन एक तरीका और होता है गार्डनिंग का, इसको हम कहते हैं असेक्सुअल यानी अलैंगिक। अलैंगिक में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट बीज नहीं बोते धरती में, हम लोग इसमें एक और तरीके का यूज़ करते हैं जिसके तहत हम लोग पौधों को उगा देते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड माना जा रहा है आजकल। सेक्सुअल मेथड तो है ही, अलैंगिक मेथड जो है ये आपको कोई ढंग से बताएगा नहीं। इसके ऊपर मैंने काफ़ी स्टडी की क्योंकि मेरे लिए भी काफ़ी नया था, मैंने इसको पहली बार सुना था, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ्टिंग कहते हैं इसको, कलम लगाना। हिंदी में इसको कहते हैं कलम लगाना, इंग्लिश में कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि जब एक पौधा होता है उसके अंदर एक नया पौधे का ब्रांच जो उग रहा है, उसकी एक ब्रांच तोड़कर एक स्लाइड से काट कर, कैसे काटते दिखाऊंगा पिक्चर में, एक साथ जोड़ देना और बांध देना। इससे क्या होता है, दोनों प्लांट्स की जो ब्रांच है वो आपस में एक दूसरे का टिश्यू शेयर करती है और इससे वहाँ पे एक नया फ्रूटिंग उगने लग जाती है, यानी फ्रूट आने लग जाते हैं। ये मैंने जब इसको पढ़ा था मेरे को बहुत मज़ा आया था पढ़ के, और मैं करना चाहता हूँ वाकई। देखो इस तरीके की होती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक दैट जॉइंस टू प्लांट इनटू वन कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट। देखो, जब दो प्लांट, एक तो स्टॉक हो गया, एक साइन हो गया। साइन दूसरे पेड़ की ब्रांच होती है, ठीक है, और आप एक पेड़ में दो तरह के फल भी उगा सकते हो उससे। ये किससे होता है, ग्राफ्टिंग से होता है। साइन जो होता है दूसरे पौधे की ब्रांच होती है, नई ब्रांच होती है, इसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ होती हैं। ये स्टॉक में कम चीज़ होती है, लेकिन जब दोनों को एक तरीके से, देखो टेढ़ा काट रखा है यहाँ से, टेढ़ा काटने के बाद इसको जोड़ देते हैं और इस तरीके से जोड़ते हैं, ग्राफ्ट यूनियन। ठीक है, फिर उसके बाद व्रैप्ड एंड वैक्स्ड, उनको पूरी तरीके से वैप कर देना यानी लपेट देना। फिर कुछ दिन का इसमें वेट करना पड़ता है और नया प्लांट्स उग जाता है या नए फ्रूटिंग आने लग जाती है। इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग क्या कैसा प्रोसेस है, असेक्सुअल प्रोसेस है, अलैंगिक प्रोसेस है। ठीक है, और सेक्सुअल प्रोसेस तो आपको पता ही है, जब आप बीज बोते हो तब जो उगता है वो सेक्सुअल प्रोसेस है। हमने चैप्टर पढ़ रखे हैं वाले, जंतुओं में जनन या जीवों में जनन, चैप्टर नंबर 8 या 9 है क्लास 8 का। ठीक है, एनसीईआरटी बुक। देखो इस तरीके से होती है, अगर आपको कार्टून में समझ ना आया हो तो मैं नेचुरल दिखा दूँ। देखो इस तरीके से हमने काट के जोड़ा इसको, तो इस तरीके से बांध देते जब, तो ऐसे करके जुड़ जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रस्सी से बांध दिया, या फिर ग्राफ्टिंग जो वो होता है ग्लू, ग्राफ्टिंग ग्लू भी होता है, उससे भी चिपका देते हैं, ऐसे करके बांध देते हैं, तो एक नई ब्रांच उग जाती है, एक नया लीफ वगैरह फ्रूटिंग वगैरह आने लग जाती है। ठीक है, फलों के साथ ज़्यादा किया जाता है ये। ठीक है, ये देखो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेड़ कटा हुआ है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नई ब्रांच डाल के इस तरीके से, यहाँ पे 3 नई ब्रांच डाली और ऊपर से बांध दिया, ऐसे घुमा के बांध दिया। ये नई नई 3 ब्रांच थी, इस तरीके से आपने काटा था। हम इस तरीके से क्यों काटते हैं, क्योंकि इनके जो मिनरल्स होते हैं, उत्तक होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो जॉइन हो जाते हैं पुराने वाले स्टॉक से, साइन के स्टॉक से जुड़ जाते हैं और आपस में बांध देते हैं जब इनको हम, तो ये एक नया पौधा बनने की कोशिश करते हैं। देखो इस तरीके से हमने खड़ा कर दिया इनको तीनों तरफ से, और इनको लपेट देंगे, अब ऐसे करके आपस में लपेट देंगे, और जब लपेटेंगे तो एक नया पेड़ या नया पौधा बन जाएगा इस तरीके से ग्राफ्टिंग से। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको पढ़ लेना। इसको हिंदी में कहते हैं कलम लगाना।
कलम कई तरह से लगाई जा सकती है, ग्राफ्टिंग कई तरीके से एक जो ब्रांच है या तना है उसके चारों ओर लगा सकते हैं कोने में करके, या एक के ऊपर एक डाल के, जो मैंने अभी दिखाया था इस तरीके से, 1 मिनट, एक के ऊपर एक काट के इस तरीके से भी लगा सकते हैं, टेढ़ा काट के, स्लैश में काट के। तो ग्राफ्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, वैसे इतना पूछेगा नहीं, बट ये पूछ सकता है ग्राफ्टिंग क्या होती है, बागवानी में ग्राफ्टिंग से आप क्या समझते हैं। तो ग्राफ्टिंग यानी कलम लगाने से आप क्या समझते हैं, तो ये है कलम लगाना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ग्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्राफ्टिंग बांधना या ग्राफ्टिंग उद्यानिकी यानी गार्डनिंग की एक टेक्निक है जिसमें एक पौधे के उत्तक दूसरे पौधे के उत्तक में प्रविष्ट कराए जाते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। एक पौधे के उत्तक को दूसरे पौधे के उत्तक के साथ मिलाया जाता है जिससे दोनों के वाहिका उत्तक आपस में मिल जाते हैं। जो मूवेबल टिश्यूज होते हैं वो आपस में एक दूसरे पे मिल जाते हैं। इस प्रकार इस विधि से अलैंगिक प्रजनन द्वारा नई नस्ल का पौधा पैदा किया जाता है। ग्राफ्टिंग टेक्निक का सर्दियों के दिनों में ज़्यादातर असरदार है। ग्राफ्टिंग टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूज़ भी सर्दियों में होता है, सर्दियों में ज़्यादा ये प्रभावी होती है, ठीक है। ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक दैट जॉइंस टू प्लांट्स इनटू वन। इन जनरल a wound is created on one of the plant and the other is instead into the wound so each plant tissues can grow together। बेसिकली वही बात है कि दो प्लांट की जो टिश्यू होती है वो आपस में एक दूसरे को शेयर करती है और उसको हम पूरी तरीके से रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं ताकि वो ग्रो कर जाए कुछ ही दिनों में। तो इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें ज़्यादा घुसेंगे नहीं डीप जाके, इतना याद रख लेना ग्राफ्टिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना, ठीक है। टैपोग्राफी क्या होता है पूछ सकता है, बागवानी में टैपोग्राफी किसे कहते हैं। तो पौधों की अलग अलग आकार या शेप में कटाई छटाई करना टैपोग्राफी कहलाता है। आपने पार्क वगैरह में घूमने जाते होगे तो देखते होगे ना, बहुत सारे एनिमल के शेप के पौधे होते हैं। बिल्कुल एनिमल के शेप के इन द सेंस पौधे को उगा के एनिमल की शेप दी जाती है, हाथी घोड़ा ऊंट। वो जब पौधे उग जाते हैं उनको अच्छे तरीके से शेप में काट के, सुंदर सुंदर तरीके से शेप में काट के शेप दे दी जाती है, तो उसको टैपोग्राफी कहते हैं। पार्क में बहुत देखने को मिलता है, सुंदर सुंदर पार्क में देखने को मिलता है, अच्छे अच्छे डिजाइन बना रखे होते हैं पौधे से ही, किसी का हाथी का डिजाइन बना दिया, कहीं घोड़े का, कुछ भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। प्रोसेस ऑफ गार्डनिंग, अब किस तरीके से गार्डनिंग की जाती है, इसके बाद शायद आप भी गार्डनिंग करना सीख जाओ। मिट्टी की तैयारी करना, मिट्टी को आपको तैयार मिट्टी चाहिए होती है, भुरभुरी पॉल मिट्टी चाहिए होती है, पॉली मिट्टी चाहिए होती है, यानी पूरी तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए। फिर मिट्टी भरना, मिट्टी भरने की बात क्यों कर रहा हूँ, मिट्टी आप गमले में भरोगे, अब गड्ढे में भी तो मिट्टी भरते हो, गड्ढा खोद के, तो मिट्टी भरते हैं। फिर पानी देना, याद रखना पौधे उगाने से पहले पानी देते हैं, फिर पौधे को लगाने के एक दिन बाद पानी दिया जाता है, ना कि तुरंत। गलती क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट पानी दे देते हैं, ऑन द स्पॉट पानी नहीं देना चाहिए। पानी देने के बाद बीज बोना, ठीक है। निराई करना यानी वीडिंग करना, खरपतवार निकाल देना। जब बीज बोने के बाद जाहिर सी बात है पौधे होंगे तो पौधों के साथ कभी कभी घास वगैरह भी उग जाती है, गाजर घास हो गई, ये सारी चीज़ें उग जाती है, तो इनको हटा देते हैं, जिसको निराई कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। इसको अच्छे से पढ़ेंगे खेती वाले टॉपिक में, ठीक है। फिर कीटनाशकों का प्रयोग, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं इसका यूज़, तो जो हमारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनके न्यूट्रिशन के साथ ये पेस्टिसाइड्स आ जाता है, जिससे हमारे को दिक्कत होती है, वो बिल्कुल प्योर नहीं होते हैं आजकल के फल, ठीक है। पौधों में लगने वाले कीड़े को हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, यानी यूज़ किया जाता है। DDC BHC पाउडर, DDC BHC पाउडर, गैमेक्सीन पाउडर, पेरिस ग्रीन, ये सारे पेस्टिसाइड्स के नाम हैं जिसको यूज़ किया जाता है गार्डनिंग में। तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि पेरिस ग्रीन किस चीज़ से संबंधित है, तो गार्डनिंग से संबंधित है, गार्डनिंग में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। सहारा भी देना ज़रूरी होता है पौधे को। अगर आपका पौधा उग रहा है स्टार्टिंग में थोड़ा कमज़ोर होता है, हवा बहुत तेज़ में चलने लग गई, तो आपको एक ब्रांच बांध के, लकड़ी बांध के, उससे सहारा देना पड़ता है मिट्टी में गाड़ के, ठीक है। डी शूटिंग क्या होता है, फलदार पौधों में उनकी मुख्य तना यानी मेन स्ट्रीम से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कोई पत्ता और शाखा यानी ब्रांच नहीं रखी जाती, उसे हटा दिया जाता है ताकि मुख्य तना मजबूत रहे। जो स्टार्टिंग में 30 सेंटीमीटर तक की जो वो होता है, तना होता है उसका, ठीक है, उसको ना मेन स्टीम जो होती है तने को 30 सेंटीमीटर तक कटाई छटाई कर देते हैं, वहाँ पे कोई पत्ता वगैरह नहीं रखने दिया जाता, ताकि जो उसका तना होता है यानी स्टीम जो होती है वो मजबूत रहे। इसको क्या कहते हैं, डी शूटिंग कहते हैं। ये वर्ड याद रख लेना, जितने वर्ड में बता रहा हूँ पूछा जा सकता है, ठीक है। कृषि कार्य, फार्मिंग, बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने पशुपालन इसमें नहीं घुसेड़ा, अलग से करवाने की कोशिश की, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक एक छोटी छोटी चीज़ भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकती है, तो हम 1 नंबर का क्वेश्चन क्यों गंवाएं, ईवीएस किस लिए पढ़ रहे हैं, 30/30 लाने के लिए, ठीक है।
जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान यानी लैंड पर बड़े पैमाने यानी लार्ज स्केल पर उगाए जाते हैं यानी ग्रो किए जाते हैं तो उसको हम कृषि कहते हैं, कृषि उत्पादन कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है, जब हम छोटे लेवल पे करते हैं तो वो गार्डनिंग होता है, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे एक खेत में उगा रहे हो तो आपका कृषि बन जाता है। ठीक है, कृषि का भी प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आज बीज डाला और कल फसल उग गई, ऐसा नहीं होता। फसल उगाने से पहले आपको बहुत काम करना पड़ता है, फसल उगाने के बाद आपको बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। बिफोर दिस हम जरा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनसे बड़े क्वेश्चन फंस जाते हैं। ये हर टाइप के एग्जाम में रबी खरीफ फसल ये सारी फसल घुस जाती हैं, तो इनको ज़रा पढ़ लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे और प्रोसेस ऑफ फार्मिंग को पूरा एंड तक पढ़ेंगे। ठीक है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, मेनली ये 3 टाइप की फसलें होती हैं, इनमें भी 2 टाइप की है मेन। इनका मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया है, ऐसे ही पढ़ लेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, जो रबी फसल होती है, रबी क्रॉप्स होती है, उनमें गेहूं, सरसों, चुकंदर, इंग्लिश वाले टेंशन मत लेना, इंग्लिश वाली स्लाइड भी है, इसके बाद इंग्लिश में पढ़ाएंगे। गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, मटर, जौ, ये सब रबी की फसलें होती हैं। ये बेसिकली सर्दियों में बोई जाती है, यानी अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है, मेनली अक्टूबर में बोना इसको स्टार्ट कर देते हैं और इसकी कटाई मार्च तक हो जाती है। मार्च तक रबी फसल की कटाई हो जाती है। इसके बाद खरीफ फसल आती है, इसमें बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल यानी धान, ये बहुत ज़्यादा पानी लेने वाली फसलें होती हैं। यहाँ पे चावल का नाम आ गया ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो बाजरा, ग्वार, मक्का, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना, कपास बहुत पानी लेता है, गन्ना भी पानी लेता है। तो ये खरीफ क्रॉप है। ये कब बोई जाती है? जुलाई में बोई जाती है, मानसून के आसपास बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में यानी थोड़ी ठंड में काट ली जाती है इसको। जायद फसल जो होती है ये फ्रूट फसल होती है, इसमें फ्रूट वगैरह जैसे फल, तरबूज, खरबूज, सब्जी, ककड़ी वगैरह बोई जाती है। इसकी बुआई यानी इसको बोते हैं अप्रैल में और इसको काट लेते हैं जून में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे ही याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश वाले पढ़ लेते हैं, इंग्लिश वालों के लिए भी है। ठीक है, जितनी भी इमेज यूज़ कर रहे हैं इसका एक डिस्क्लेमर है कि भाई ये इमेज को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, ना कि कहीं से अपने प्रमोशन के लिए, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि गूगल फोटो से जितने भी यूज़ किए जाते हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि लाइन से पढ़ाना बहुत बोरिंग हो जाता है, आपको इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। खरीफ क्रॉप वही मानसून में बोया जाता है, हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है खरीफ में, जून अक्टूबर में। राइस, ज्वार, बाजरा वगैरह बोया जाता है, ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इंग्लिश वालों। रबी वही विंटर में बोई जाती है, अक्टूबर। ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, इसमें क्या इंग्लिश यूज़ करें, इतनी इतना तो कॉमन ही है। ठीक है, इसमें वीट, बार्ली, ठीक है, पीज, ये सारी चीज़ें, मस्टर्ड बोए जाते हैं। ये देखो, ये जो है ना सरसों, सरसों देखा है जो डीडीएलजे तो देखी होगी आपने, डीडीएलजे में सरसों के खेत होते हैं ना, सरसों के खेत रबी क्रॉप में बोए जाते हैं। ठीक है, तो रबी क्रॉप याद रख लेना, रबी क्रॉप में सरसों के खेत बोए जाते हैं। शाहरुख खान भी देख रहे हैं, काजोल भी। ठीक है, तो ये रबी क्रॉप का ही सीन है। इसके बाद जायद में आपको पता ही है, समर क्रॉप होती है एक तरीके से, मार्च से जून तक होती है। वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल, ठीक है, फॉडर क्रॉप्स, सब्जी वगैरह सारी चीज़ें इसमें बोई जाती है। तो ये आपका रबी और खरीफ फसल में डिफरेंस था जो मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, बहुत लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस इन द सेंस 6 स्टेप 7 स्टेप का प्रोसेस है ये। 6-7 स्टेप में आपकी पूरी फार्मिंग कंप्लीट होती है। बहुत मेहनत करता है एक किसान, जब जाकर अनाज उगता है। तो डोंट वेस्ट योर फूड, ये एक मोटिवेशन, एक क्या कहते हैं, एक ज्ञान भी हो गया छोटा सा, जो हम सबको अपनाना चाहिए। खैर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, यानी मिट्टी की तैयारी करते हैं, जिसको हम जुताई कहते हैं। मिट्टी को तैयार करते हैं, एकदम से आप किसी मिट्टी पर फसल नहीं बो सकते, आपको पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा बहुत हल वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह चलाना होगा। उसको पूरा नीचे से जो पौष्टिक मिट्टी होती है, यानी जिनमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनको ऊपर लेके आना पड़ता है। पूरा बढ़िया करके मिट्टी को ट्रैक्टर वगैरह से पहले उसकी जुताई करनी पड़ती है। उसके बाद आपको सोविंग करनी पड़ती है, यानी उसकी बुआई करनी पड़ती है। बुआई इन द सेंस आपको उसमें कुछ कुछ बीज वगैरह डालने शुरू कर देने पड़ते हैं। ठीक है, आप उसमें बुआई करोगे, आप बीज वगैरह डालोगे। ठीक है, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक देना। अब खाद और उर्वरक देने का काम आ जाता है इसमें। देखो, खाद और उर्वरक बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, खाद और उर्वरक नहीं देते तो मिट्टी से पौधों को पोषण यानी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो अच्छी नहीं हो पाती। आजकल नेचुरल खाद का तो यूज़ कोई करता ही नहीं है, ज़्यादातर लोग यूरिया यानी उर्वरक वगैरह का यूज़ बहुत करते हैं। फिर इसके बाद इरिगेशन होता है, यानी सिंचाई करनी ज़रूरी है। बिना पानी के फसल नहीं उग सकती। जिस एरिया में बारिश नहीं होती वहाँ पे बहुत लोगों को मानसून कहते हैं ना, मानसून जुआ होता है। किसका?
खेती का, क्योंकि बारिश नहीं होती तो सिंचाई नहीं होती, सिंचाई नहीं होती तो फसल नहीं उगती। 90% पानी होता है पौधों में, तो पौधे को 90% पानी की ज़रूरत पड़ती है मेनली, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिंचाई। इसके बाद वीडिंग होता है, यानी निराई या खरपतवार से सुरक्षा। अब देखो ये इस तरीके से, जैसे हम लोग एक पॉजिटिव थॉट लेकर चल रहे हैं कि हमें पेपर पास करना है, पेपर पास करना है, पेपर पास करना है, लेकिन ये थॉट हमने खुद अपने मन में उगाया है। लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट कि हम पास नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम मेहनत ही नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है, ये नेगेटिव थॉट अपने आप उग रहे हैं। ऐसी ही फसल जब हम उगाते हैं तब हम बीज जो बोते हैं वो हमारी मेहनत होती है, लेकिन जो नेगेटिव यानी जो खरपतवार होती है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नेचुरली हम चाहते भी नहीं तब भी वो चुपचाप उग जाते हैं। ठीक है, तो ये खरपतवार को हटाने का प्रोसेस भी होता है, जिसे वीडिंग कहते हैं या फिर निराई कहते हैं, या खरपतवार से सुरक्षा। हार्वेस्टिंग कटाई होती है भाई, जब पौधे उग के तैयार हो जाते हैं उसकी कटाई करना शुरू करते हैं। कटाई और थ्रेशिंग ये एक ही प्रोसेस है, दीज टू प्रोसेस आर डन टुगेदर, इन दोनों को हम एक साथ करते हैं पूरा। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, बीजों वगैरह को, इसको अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे, ये मत समझ लेना कि सर ने एक बार में पढ़ा दिया, नहीं, अभी इसमें और चीज़ें रहती हैं। थ्रेशिंग में क्या होता है कि भाई थ्रेश करते हैं, भूसे से दाने वगैरह को निकाल देते हैं और सफाई करते हैं अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, पहले धूप में सुखा देते हैं, फिर बोरी वगैरह में भर के, जो जूट की बोरियां होती है उसमें भर भर के, जूट को जूटे कहते हैं, ठीक है, जूट की बोरियों में भर भर के और इसको रख दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, और इसको फिर बेच दिया जाता है। इस तरीके से हमारा जो एक पूरा प्रोसेस ऑफ फार्मिंग है ये कंप्लीट होता है। इसको याद रख लेना, ये पूरा प्रोसेस याद रख लेना, एक एक चीज़ याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी लेना। अब पहला जो था मिट्टी तैयार करना, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं हम, मिट्टी तैयार करते समय मिट्टी को पलट कर पोला, लूज लूज्ड लूजेंड बनाना ज़रूरी होता है, लूजेंड या लूज बनाना ज़रूरी होता है, मिट्टी को ढीला करना बहुत ज़रूरी होता है, मिट्टी को पॉल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि मिट्टी में जो थोड़ा गैप आ जाए, ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो, जड़ों को ऑक्सीजन में दिक्कत ना हो ज़मीन के अंदर। ठीक है, the loose of soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. The loosened soil help in the growth of earthworm and microbe, यानी सूक्ष्म जीव और केचुओं को हेल्प करती है ग्रो करने में। और ये जो अर्थवर्म होते हैं ना, यानी केचुए, ये हमारे जो फार्मर्स होते हैं इनके बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पौष्टिक बना देते हैं, अंदर ही अंदर पौष्टिक बनाते हैं। जब पौधे उगाते हैं तो बहुत अच्छा पौधों को उसमें न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो ये अर्थवर्म होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये दोनों ये क्या करते हैं, ये जो दीज ऑर्गेनिम्स आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, और ये क्या करते हैं, मिट्टी को पलट वलट के बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और इसके बाद ह्यूम्स इनकी मदद से ही मिट्टियों में आता है, किसकी मदद से, केचुओं की मदद से, अर्थवर्म की मदद से और सूक्ष्म जीवों की मदद से। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट 1 मिट्टी तैयार करना। आई होप आपको मिट्टी तैयार करना आ गया होगा। देखो मिट्टी तैयार करने के लिए, देखो जैसे हल वगैरह होता है, इसका बड़ा यूज़ होता है। हल से खुदाई वगैरह करते 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 इस तरीके से हम मिट्टी तैयार करते हैं। इसका हल का ट्रेडिशनल यूज़ बहुत होता आ रहा है, लेकिन आजकल हल को शिफ्ट कर दिया है किसने, ट्रैक्टर्स ने। ठीक है, प्लाव जो होता है यानी हल, इसमें क्या होता है, हल शेफ्ट होता है। ठीक है, यानी प्लाव शेफ्ट होता है। प्लाव शेर यानी फाल होता, एक होता है बीम यानी जोत, जो गाय के ऊपर रखी जाती है। फिर एक होती है प्लाव शेर, यानी ये अपना जो फाल होता है, इसका यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, बट ये ट्रेडिशनल टेक्निक है, हमारी परंपरागत टेक्निक है जुताई करने की, मिट्टी की, एक तरीके से मिट्टी को जोतना, यानी मिट्टी को तैयार करने की ट्रेडिशनल टेक्निक है ये। अब मॉडर्न पढ़ लेते हैं। मॉडर्न टेक्निक जो होती हैं इसको हम कहते हैं कल्टीवेटर या कल्टीवेटिंग टेक्निक कहते हैं। इससे हम कल्टीवेटिंग करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे गाड़ के और मिट्टी को ऊपर, नीचे वाली मिट्टी ऊपर, ऊपर वाली मिट्टी नीचे। ये तो आपने पता ही है, ट्रैक्टर अपने खेतों में चलते हुए देखा ही होगा, है ना, ये उसी से कल्टीवेशन होता है। इसके बाद कुदाल का भी यूज़ किया जाता है। कुदाल का यूज़ खुदाई में किया जाता है, हो जिसे कहते हैं। इससे ये हो का एक चित्र है आपके एनसीईआरटी की बुक में, रॉड वगैरह, इससे भी आपका जो जुताई वगैरह की जाती है कुदाल से भी। ये भी एक पुराना तरीका है कुदाल को यूज़ करने का, उसको खोद खोद के मिट्टी को ठीक किया जाता है। ये मिट्टी तैयार करने की बात हो रही है अभी। ठीक है, ये इस तरीके का दिखता है कुदाल, देखा होगा आपने इसको, मिस्त्री वगैरह भी यूज़ करते हैं, खेती में भी यूज़ होता है। दिखा दो दोबारा। सोविंग, बुआई। अब जब आपकी मिट्टी तैयार हो गई तो जाहिर सी बात है, अब आप क्या करोगे, आप बीज बोओगे। तो बीज बोने की भी दो टेक्निक है। एक तो ट्रेडिशनल हमारी टेक्निक है
कीप के द्वारा बीज बोना, भैंस आगे जा रही है, कीप लगाई जाती है, उसमें बीज डाले जाते हैं और फिर बीज ज़मीन के अंदर जाते चले जाते हैं। और एक होता है सीड ड्रिल, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, मैं इनकी पिक्चर भी लेके आता हूँ, दिखाया हूँ। ये देखो, ये होता है कीप, ये कीप के, ये है कीप, कीप का जो मुंह है वो धरती के नीचे तक जा रहा है, यहाँ से देखो इसके थैले में बीज है, ये बीज डाल रहा है, और कीप के द्वारा ये ट्रेडिशनल टेक्निक है किसकी, बुआई करने की, ठीक है। ये तो कीप के द्वारा हो गई बुआई, बुआई यानी मिट्टी में बीज डालना। एक होता है सीड ड्रिलिंग, ये सीड ड्रिलिंग क्या करता है, मिट्टी में एक एक करके खुदाई करना शुरू करता है, थोड़े थोड़े गैप में, थोड़े थोड़े एरिया में एक साथ बहुत जगह खुदाई कर देता है। और ये आजकल टेक्निक मॉडर्न टेक्निक है, और जिनके पास ये ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनको बहुत हेल्प करती है तुरंत बुआई करने में, यानी सोइंग करने में, सोविंग करने में, क्योंकि इससे दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये मॉडर्न टेक्निक है। इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर का जो ये होता है सीड ड्रिल, ये जो ड्रिल होता है ये ज़मीन के, एक मिनट दिखाता हूँ मैं, ड्रिल जो होता है ज़मीन के बिल्कुल नीचे तक जाता है और काफ़ी अच्छे से मिट्टी को ऊपर तक ले आता है, और फिर इसको उसके अंदर हम बीज डालते जाते तो हमें आसानी होती है, फिर छिड़कना होता है। तो ये बुआई की टेक्निक थी। अब बुआई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन याद रहे जब हम ये करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, तो होता क्या है कि कंकड़ पत्थर ईंटें वगैरह भी आ जाते हैं और मिट्टी उबड़ खाबड़ हो जाती है। तो उसको एक प्लेन करना होता है, लेवल में लाना होता है, तो उसके लिए लेवलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेवलर का यूज़ किया जाता है इसके लिए, ये होता है लेवलर। देखो ये जो ट्रैक्टर के नीचे लगा हुआ है ना, इसको हम लेवलर कहते हैं, यानी सपाट करने वाला, ये मिट्टी को बिल्कुल सपाट कर देता है, इसको हम लेवलर कहते हैं। ये रहा, ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, एक साइड से मिट्टी को सीधा 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 खींचना शुरू कर देता है और मिट्टी बिल्कुल लेवल में आ जाती है। ये लेवलर होता है, इसके थ्रू किया जाता है बुआई के बाद, यानी सोविंग के बाद लेवलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब आपके बीज बो गए, मिट्टी तैयार होने के बाद आपने बीज बो दिया। अब बीज बोने के बाद आप क्या करोगे, बीज बोने के बाद आप खाद और उर्वरक डालोगे, यानी एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसका बड़ा यूज़ होता है। अगर आप मैन्योर और फर्टिलाइज़र नहीं डालोगे तो आपको पौधों को वो नहीं मिलेगा जो उसको चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि पौधों को 16 प्रकार के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, मेनली 16 प्रकार के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब वो कौन कौन से न्यूट्रिशन है, कुछ तो सनलाइट से मिल जाते हैं, कुछ ज़मीन से मिलते हैं, ज़्यादातर न्यूट्रिशन ज़मीन से मिलते हैं, क्योंकि पानी भी आप ज़मीन में डालते हो तो जड़ जो होती है वो पानी के साथ साथ सारे न्यूट्रिशन को पानी के थ्रू अपने साथ खींच लेती है, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस करके खाना वगैरह बन जाता है पौधों का, ठीक है। अब वो 16 मिनरल्स कौन से हैं, जो न्यूट्रिशन जो है वो कौन से हैं जो हमारे पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं, वह है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, तांबा, मोल मॉलिविडिनम, जिंक, बोरोन, लोहा यानी आयरन, सल्फर और क्लोरीन। ये हिंदी इंग्लिश सारे में सेम ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, यह पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्कम्प्रेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। पौधे और जो जानवर होते हैं उनके जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट यानी उनका जो मल वगैरह जो भी चीज़ होती है, उनसे प्राप्त किए जाते हैं खाद। और ये बहुत, गोबर वगैरह से भी खाद बनाई जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे फसल के लिए, लेकिन खाद का लोग आजकल बहुत कम यूज़ करते हैं, आजकल लोग उर्वरक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक खेती होती है वहाँ पे खादों का बड़ा यूज़ होता है, ठीक है। अच्छी फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट या केचुओं द्वारा तैयार, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, केचुआ पालन होता है एक तरीके से, और केचुए को पाल के खाद बनाने को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। जब केचुआ खाद बनाता है मिट्टी के लिए और फसल के लिए, तो उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, पूछा था कि कौन सा बेस्ट खाद होता है किसके लिए, फसल के लिए, तो वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट से अच्छी फसल उगाई जा सकती है, ऐसा करके क्वेश्चन था। तो वर्मी कंपोस्ट केचुए द्वारा तैयार खाद है, ठीक है, सबसे उत्तम सबसे बेस्ट खाद होती है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उर्वरक, फर्टिलाइजर रासायनिक पदार्थ है, केमिकल पदार्थ है, सबको पता है, आजकल बहुत यूज़ होता है, इसलिए फसलें के ऊपर जो केमिकल्स होते हैं उससे, इसलिए कहते हैं ना कि जो भी फसल आए उसको पानी में बहुत देर तक डुबा के रखो, ताकि उसका जो चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएंगी, और सब्जी और फलों को बार बार धो, ताकि आपको साफ़ सुथरा चीज़ मिले, क्योंकि उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं वो लोग। और जो यूरिया वगैरह है इससे बड़ा नुकसान भी होता है हमारे किसान वगैरह को जब वो छिड़कते हैं, ठीक है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटाश, ये कुछ देखो, उर्वरक से मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति होती है, हम सबको पता है। जो मिट्टी में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो उर्वरक से पूरी होती है। और कुछ टाइप ऑफ उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट,
सुपर फास्फेट और पोटाश। इसके अलावा आपका एनपीके है। एनपीके यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम यानी, ठीक है, जो ये पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये है तीनों। अब आता है इरिगेशन यानी सिंचाई। इरिगेशन जो है वो भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड से, एक होता है मॉडर्न मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड से भी इरिगेशन होता है और मॉडर्न मेथड से भी इरिगेशन होता है। इसको एक बार देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंचाई। सिंचाई को कई तरीके से किया जा सकता है, बारिश के पानी से, नदियों से, कुओं से, तालाब से, वर्षा जल का जो संग्रह होता है उससे, ठीक है, तरह तरह की चीज़ों से सिंचाई को किया जाता है, ठीक है। अब सिंचाई कैसे क्यों करते हैं, क्योंकि पानी को पौधे को ज़रूरत होती है, पौधों में 90% पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी के लिए हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, यानी इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो इसका ट्रेडिशनल मेथड है उसको पढ़ लेते हैं, यानी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड पे सबसे पहला होता है मोटो। ये जो मोट है, याद रखना इंग्लिश वाले, ये मत सोचना कि ये हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश में भी सेम ही है, इसको मोट ही बोलेंगे। मोट में क्या होता है, देखो पानी इस तरीके से डाल रहा है बंदा, ठीक है, कुएं से निकाल निकाल के पानी डाल रहा है खींच खींच के। ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो ऐसी ही हैं, बिल्कुल सेम सेम दिखती है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं है, बस इसका नाम याद रख लेना। नाम पूछ सकता है पेपर में कि मोट किससे संबंधित है, तो मोट सिंचाई से संबंधित है, कृषि कार्य में, ठीक है। ये एक सिंचाई का तरीका है, इस तरीके से पानी डाल रहा है। नेक्स्ट इज चेन पंप। चेन पंप को दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो चेन के थ्रू जुड़ा हुआ ही दिख रहा है यहाँ पे आपको चेन, इसके थ्रू पंप से पानी निकल के यहाँ पे डाले जा रहा है और सीधा सीधा फसलों में और ज़मीन पे जा रहा है, इससे भी आपका इरिगेशन हो रहा है, यानी सिंचाई हो रही है। नेक्स्ट इज ढेकली। ढेकली को इंग्लिश में ढेकली ही बोलेंगे। ये सारे परंपरागत ट्रेडिशनल नाम है, इसलिए ऐसे दिखाई दे रहे हैं। देखो जैसे चेन पंप है थोड़ा मॉडर्न है, बट मोट ढेकली ये सेम है, ठीक है, सेम इन द सेंस ट्रेडिशनल नाम है। अभी ढेकली क्या होता है, देखो इस तरीके का होता है, यहाँ पे पत्थर रख रखा है, उससे इसको बांध रखा है लकड़ी के, उससे इससे पानी निकाल निकाल के ज़मीन में डाल रहा है, और ये देखो फसलों में पीछे की तरफ से दिखा दूँ, ये जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा सिंचाई का एक ट्रेडिशनल मेथड है ढेकली। इसके बाद एक और है लास्ट, रहट। रहट के बारे में हमने सुना है, मुगल काल में भी इसका बहुत यूज़ होता था। मुगल काल में खेती अच्छी करवाने के लिए रहट का बहुत यूज़ होता है। रहट का मतलब जो व्हील घूमता है उसमें बाल्टी को बांध देते हैं, उसमें से पानी निकलता रहता है और खेतों तक पहुंचता रहता है, तो ये रहट होता है। देखो इस तरीके से, ये देखो बाल्टियाँ बंद रखी हैं, ये गाय घूमते रहेगी और पानी जाता रहेगा गोल गोल करके, ठीक है, यहाँ से घूमेगी ये, घूमते घूमते पानी निकलेगा और खेतों में आता रहेगा रहट की वजह से, ठीक है। तो ये रहट भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। अब इस मेथड को याद रख लेना, इनके डीप में मत जाना, इंपॉर्टेंट यहीं तक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, यानी मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड बेसिकली दो ही है, एक छिड़काव तंत्र है यानी स्पार्कलर सिस्टम है, और एक है ड्रीप सिस्टम यानी ड्रीप तंत्र। इनको एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला स्पार्कलर सिस्टम यानी छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या होता है, कुएं के पास एक मोटर को बांध देते हैं, उससे एक पाइप से बहुत सारे पाइप को फिक्स कर देते हैं, और इस तरीके के छोटे छोटे पाइप ऊपर की तरफ उठा देते हैं, और यहाँ से पानी जब चालू करते हैं मोटर से, तो ये जो छोटे छोटे एरिया का पाइप है ना, इससे पानी पूरे खेतों में हल्का 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 फैलना शुरू हो जाता है। देखा नहीं, फव्वारा सा छोटे छोटे फव्वारे होते हैं पार्क वगैरह में, उनको ऑन कर दो तो उनमें से पानी निकलने लग जाता है। तो देख रहे हो ये छोटे छोटे छींटे हैं, ये इससे निकल रहे हैं, ये ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। ये किसमें छिड़काव हो रहा है, ये छिड़काव तंत्र, इसीलिए इसका नाम रखा है छिड़काव तंत्र, यानी स्प्रिंकलर सिस्टम इसको कहते हैं। लेकिन जो ड्रीप तंत्र होता है, इसके जो बात पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, ये जो ड्रीप तंत्र है, इसमें क्या होता है कि जो आपका पाइप होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, जड़ों से जुड़ा होता है, और जड़ों में बूंद बूंद करके पानी जाता है। ये सिंचाई का एक ऐसा मेथड है जिसमें सबसे कम पानी यूज़ होता है और सबसे कम पानी खर्च होता है, यानी पानी बहुत ज़्यादा सेव कर लेते हैं हम, ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ये इस तरीके से होता है, सेम तरीका है, लेकिन इस बार क्या किया है, पाइप को जड़ों के अंदर डाल दिया और टिप टिप करके पानी अंदर सारी जड़ों में अपने आप पहुँचते जा रहा है, और पेड़ ग्रो कर जाएंगे। इसका एक फ़ायदा है कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधे, बगीचे और पेड़ों को पानी देना का सबसे बढ़िया तरीका है। फलदार पौधे, बगीचे में और पेड़ पौधों में पानी देने का सबसे बढ़िया तरीका है ड्रीप तंत्र ही है। तो ड्रीप तंत्र सिंचाई का सबसे बेस्ट मेथड है अभी तक का, ठीक है। तो आई होप आपको सिंचाई समझ में आ गई होगी। अब राजस्थान में सिंचाई के साधन, क्योंकि हमें पेपर राजस्थान में देने जाना है तो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सिंचाई के साधन में सबसे ज़्यादा उपयोग नलकूप यानी ट्यूबवेल का होता है। ट्यूबवेल में कौन नहीं नहाया, जो गांव में जाता है वो अक्सर ट्यूबवेल में नहाता है। तो राजस्थान में सिंचाई का सबसे इंपॉर्टेंट साधन ट्यूबवेल है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, डासा,
या दौसा, ये दौसा है, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि में ये ट्यूबवेल से ही यानी नलकूप से ही सिंचाई की जाती है। ठीक है। अब राजस्थान में एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिले में सिंचाई की जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकता है कि इन सब एरिया में किससे सिंचाई की जाती है, तो किससे की जाती है, नहरों से। वो भी कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर से। ठीक है। तो राजस्थान की सिंचाई के बारे में बता रहा हूँ। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जलोर जिले में सिंचाई नहरों से की जाती है। इनमें भी सिंचाई नहरों से की जाती है। खैर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये है और ये है। राजस्थान की सिंचाई का साधन बताना ज़रूरी था, क्योंकि अपने टॉपिक को पूरा करना है। तो सिंचाई में राजस्थान की सिंचाई भी पता होनी चाहिए। पेपर वहाँ देने जा रहे हैं ना, क्या पता पूछ ले। ठीक है। राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलें भी पढ़ेंगे। जब हम राजस्थान के उद्योग पढ़ेंगे, तो जब कृषि आधारित उद्योग पढ़ेंगे, तो उसमें हम राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद होता है निराई, यानी खरपतवार से सुरक्षा, यानी वीडिंग। यानी जो मैंने बताया था ना, जो बिना चाहे उग जाते हैं पौधे, उनको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं मिट्टी को। ठीक है। फसल के साथ नेचुरली जब अवांछित पौधे, जब जिनको हम चाहते भी नहीं है, वो उग जाते हैं, तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोखरू यानी जैथियम, गाजर घास यानी पार्थेनियम, और मोथल यानी साइरेनस रोटेंडस, साइरेनस रोटेंडस। ये कुछ खरपतवार के नाम है, इनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें बताता हूँ ना, वो सारी इंपॉर्टेंट ही होती है, तो इनको लिख लिया करो, नोट्स बन रहे हैं तुम्हारे साथ के साथ। ठीक है। खरपतवार निकालने को रोगिंग कहते हैं। पूछ लेगा रोगिंग क्या होता है, रोगिंग क्या होता है, खरपतवार निकालना। ठीक है। और खरपतवार निकालने का सबसे बढ़िया समय उसमें फूल और बीज बनने से पहले है। जब उस पौधे में फूल और बीज बने, उससे पहले ही खरपतवार को निकाल के खींच लो। ठीक है। ये हाथ से भी होता है, खुरपी से भी होता है, और इसकी मशीनें भी आती है। देखो, खरपतवार हटाने के लिए खुरपी या हेरो का यूज़ किया जाता है, हीरो का नहीं, हैरो का। ठीक है। 2,4-D एट्राजीन बेस्पलीन खरपतवार नाशी है। ये कुछ नाम है खरपतवार नाशी, इसको छिड़का जाता है खरपतवार को अपने आप हटाने के लिए। ठीक है। एट्राजियन है वो। ठीक है। 2,4-D एट्राजियन बेस्पलीन, ये नाम है खरपतवार नाशी के। थ्रेशिंग, गहाई करना, थ्रेश करना। अब जब आपकी फसल उग के तैयार हो गई, तो आप फसल की कटाई करोगे, यानी उसकी हार्वेस्टिंग करोगे। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद आप उसकी थ्रेशिंग करोगे। पूरा का पूरा भूसा भूसा थोड़ी ना बेचोगे, आपको उसमें से बीज निकालने हैं, यानी आपकी जो मेन फसल है उसको निकालना है, जो आपने उग के तैयार की है। ठीक है। जब आप आटा खाते हो, तो गेहूं के पौधे को थोड़ी ना पिसवाने ले जाते हो, गेहूं के दाने को पिसवाने ले जाते हो, तो वो किसके थ्रू निकलता है, थ्रेशिंग के थ्रू निकलता है। ठीक है। अब थ्रेशिंग होता क्या है, फसलों की कटाई के बाद बीज दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। इंग्लिश में भी इसको थ्रेशिंग कहते हैं, हिंदी में भी इसको थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है। थ्रेशिंग का काम कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। कॉम्बाइन मशीन जो होती है, उसके द्वारा थ्रेशिंग का काम किया जाता है। तो पूछ सकता है थ्रेशिंग का काम कैसे करते हैं, कॉम्बाइन मशीन से। कॉम्बाइन मशीन से बड़े लेवल पे जो अमीर अमीर किसान होते हैं, विदेशी कंट्रियों में कॉम्बाइन मशीन का यूज़ होता है, लेकिन अपने गाँव जैसे इलाकों में इसको किसी और तरीके से यूज़ किया जाता है। इसका नाम मैं अभी बताऊँगा। ठीक है। ये होता है कॉम्बाइन मशीन। देख लो, कॉम्बाइन मशीन ऐसे दिखती है, बड़ी सी होती है। इससे अपना जितना भी होता है भूसा अलग हो जाता है, और हमारे बीज अलग हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे जो देसी लोग हैं, वो छोटे किसान बीज को भूसे से अलग करने के लिए विनोइंग मशीन का यूज़ करते हैं। विनोइंग मशीन आप जब भी अपने गांव में जाते होगे पक्का देखते होगे। ठीक है। विनोइंग मशीन इस तरीके की दिखाई देती है, देखो, इससे निकालते हैं। इधर से बीज डालेंगे और इधर से निकाल देंगे, इधर से भूसे अलग हो जाएंगे, और इधर से नीचे से आपका बीज गिरना शुरू हो जाएगा। इसको हम विनोइंग मशीन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है स्टोरेज, भंडारण। जब भी आपका फसल कट के तैयार हो जाती है, थ्रेशिंग उसकी कर लेते हो, तो आप उसका भंडारण ज़रूरी होता है। आपको उसको कहीं पर रखना पड़ता है सेफली। अगर आप उसको सेफली नहीं रखोगे, तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। स्टार्टिंग में फसलों में थोड़ी ह्यूमिडिटी यानी नमी होती है, थोड़ी थोड़ी नमी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए उसको पहले कुछ दिन धूप में सुखाया जाता है, ताकि फसल ठीक हो जाए। धूप में सुखाने के बाद, यानी फार्मिंग प्रोसेस का, धूप में सुखाने के बाद उसको स्टोर किया जाता है। फार्मिंग प्रोसेस का सबसे आखिरी काम स्टोरेज होता है, यानी स्टोर करना होता है, भंडारण करना होता है। शुरुआत में फसल में नमी होती है, इसलिए उसको धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद किसान अपनी फसल का भंडारण जूट के बोरे, धातु के बड़े पात्र यानी बिन्स में करते हैं। ठीक है। बिन्स में बीजों यानी सीड का बड़े पैमाने पर भंडारण, बीजों को बड़े पैमाने पर कहाँ रखा जाता है, साइलो में, या भंडार गृह में, स्टोरेज हाउस में, या फिर साइलो में रखा जाता है। साइलो दिखता कैसा है, इस तरीके का दिखता है, ये देखो, स्टील के होते हैं साइलो।
इसके अंदर बीजों को रखा जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है साइलो क्या है। बीजों को बड़े पैमाने पर रखने का क्षेत्र है साइलो या भंडार गृह। अनाज में क्लोरोसॉल, सल्फेज, सल्फेज की गोलियां नहीं थी, सल्फेज, क्लोरोसॉल, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन के बारे में हमने कपड़े वाले चैप्टर में पढ़ा था, नेफ्थलीन, कॉपर, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ईडीबी इंजेक्शन, केमिकल्स को रखकर अनाज को सेव किया जाता है। ये वो सारे तरीके हैं जिसको रखकर अनाज को सेव किया जाता है, लेकिन ये केमिकल तरीके हैं। नेचुरल तरीके से अनाज को सेव करने के लिए अनाज के साथ हम लोग नीम की पत्ती और लहसुन की पत्तियों को रखते हैं, जिससे हमारा अनाज सेफ रहे, उसमें कीड़े ना लगे। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, और इसके बाद शायद इसमें कुछ है नहीं। हमारा कृषि पूरा हो गया है, हमारा बागबानी यानी गार्डनिंग पूरा हो गया है, हमारा सिलाई करना पूरा हो गया है यानी स्टिचिंग क्लोथ्स पूरा हो गया है, हमारा पशुपालन रहता है, और सब्जी बेचना यानी सब्जी वाला रहता है यानी वेंडर्स। वेजिटेबल वेंडर तो आप सब समझते हो क्या होता है, उसमें क्या करना है कि एक सब्जी वाला होता है, सब्जी बेचता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की उसकी भी समाज में हैसियत है, ये भी एक काम है। ये टॉपिक किस लिए दिया गया है, ताकि आपको ये बताने के लिए कि इन्वायरमेंटल साइंस के तहत कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। इस चीज़ को दर्शाने के लिए सब्जी वाला, सिलाई करने वाला, इसको भी दिया गया है, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए। खैर, हमने 3 टॉपिक आज कवर कर लिए, 2 लाइन और कवर करनी है, इसके बाद एक कल वीडियो और आएगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियोस बहुत दूर तक जानी चाहिए, चैनल को ऊपर उठा दो और नोट्स बनाते रहो। आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कुछ भी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, तुरंत समझा दिया जाएगा। 24 घंटे आपके लिए हम अवेलेबल रहेंगे। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखने या बनाए रखिए, ज़ुबान में फिसल रही है आज तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए मिशन KVS, बस मज़े कीजिए।